Hi everyone, good morning. We'll begin the discussion. All right, so I think काफी सारे स्टूडेंट्स आ ही गए। हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बोला था कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है। एंड अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विच इज सॉरी हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहेंगे। एंड उस चैप्टर में कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वो अब मैं आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझे फ्रॉम अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे, ठीक है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस कैसा है, सो एग्जाम में इट्स अ इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। आई वुड क्लासिफाई इसका वेटेज, ठीक है, गुड वेटेज रहता है। डेफिनेटली इससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। एंड अगर आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस देखोगे, सो इसमें काफी हाई एप्लीकेशन रहता है इसका, and it is something which we see in everyday life happening around us. Chemical energy and electrical energy के बीच का इंटर कन्वर्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग इन्हीं दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक आउटलाइन मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर देता हूं। आउटलाइन इस चैप्टर का कैसा रहेगा, इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। पहला पार्ट रहेगा गैल्वेनिक सेल। इसके अंदर आप मान लो 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन अपन विद इन क्लास रिविजन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इसमें भी आप मान के चलो कुछ 3 लेक्चर तो लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर लग सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एंड देन हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भी आपके एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर्स जाएंगे। तो ये हमारा मोटा मोटा आउटलाइन रहेगा जिसके थ्रू हम लोग जाएंगे इन दिस एंटायर चैप्टर। अब सबसे पहला पार्ट जो है
गैल्वेनिक सेल, उसके बारे में मैं एक कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश कर देता हूँ आप लोगों के साथ में, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं एक बार इंट्रोडक्शन लिखवा देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन कैसा है यहाँ पर, दिस चैप्टर डील्स विद interconversion between available energy of a cell, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। दिस इज स्टडीड in form of two types of electrochemical cells। दो टाइप्स रहेंगे इसके, ठीक है। एक रहेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका एक एडिशनल नाम है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या हो गया, a spontaneous chemical reaction, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता था, जो खुद से हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन is used to produce current, ठीक है, it is used to produce current, or you can say produce potential difference across which charge can travel, ठीक है। एग्जाम्पल, डिस्चार्जिंग ऑफ फोन, ठीक है, डिस्चार्जिंग ऑफ फोन बैटरी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि आपके फोन के अंदर जो बैटरी है उसमें कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड एक रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है अंदर, एंड उस रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स दिए और लिए जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स are something which are used to provide current to run your cell phone, ठीक है। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इसका ऑपोजिट, ठीक है। एन एक्सटर्नल ठीक है, एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट is used to drive a non-spontaneous reaction. An external source of current is used to drive a non-spontaneous reaction. Example, charging of phone battery, ठीक है। तो इसमें कैसा हो जाएगा,
मान लो आपका रिएक्शन जो था बैटरी के अंदर वो पूरा होने को आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके फोन पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, उसको प्लग करते हो, तो जो एक्सटर्नल करंट है उससे आप क्या करते हो, उस रिएक्शन को वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हो, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, अगर फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस था तो। एंड फिर उसके बाद में व्हाट यू कैन देन डू इज कि एक बार पूरा फोन चार्ज हो जाए तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दो और वापस गैल्वेनिक सेल की तरह यूज करो, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का। दो टाइप रहेंगे, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। अब स्टार्टिंग में हमारा फोकस रहेगा गैल्वेनिक सेल के ऊपर, जैसे मैंने बताया आपको आउटलाइन में अपनी, पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे डिटेल में, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट मी पुट द हेडिंग गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, ठीक है। तो अब सबसे पहला सब टॉपिक इसके अंदर जो हम लोग पढ़ना चाहेंगे वो हम समझना तो चाहेंगे। ऊपर वाला लिखना है क्या? हाँ लिख लो ना। लिखा? यस सर। अच्छा, तो अब हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल के ऊपर फोकस करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ठीक है। कि इसमें ये होता कैसे है, वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको फोन की बैटरी का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन यही आएगा दिमाग में कि ये फोन की बैटरी में होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो, फोन की बैटरी तो क्या है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब बहुत एडवांस्ड है, तो उसको खोल के समझना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद। तो हम लोग पहले सिंपल डिजाइन, सिंपल बैटरी का एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड बैटरीज कैसे डिजाइन होती हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है और कैसे वर्क करती है, ठीक है। जो प्रिंसिपल रहेगा वो सब में एक सेम ही प्रिंसिपल रहेगा, जस्ट डिजाइन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से करा जाता है, ठीक है। डिजाइन करने से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और उसी को लोग फिर पेटेंट बना लेते हैं, ठीक है। पैटेंट पता है ना आपको क्या होता है पैटेंट? आपने कुछ नया इन्वेंशन करा या कुछ डिजाइन करा तो आप उसका पैटेंट बना सकते हो ताकि कोई उसको कॉपी नहीं करे। अगर कॉपी करेगा तो फिर आपको उसका रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे सिंपल डिजाइन से चालू करते हैं समझना। अच्छा, आपने ऐसे लेमन बैटरी या पोटैटो बैटरी के बारे में सुना है पहले कभी? सुना। राइट, तो उसमें क्या होता है, एक ऐसे मान लो आलू ले लेते हैं, ठीक है। उस आलू में एक जगह पर एक मेटल का रॉड घुसाते हैं, दूसरी जगह पर दूसरे मेटल का रॉड घुसाते हैं, ठीक है, और उनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ बीच में चाहिए तो एक एलईडी लगा देते हैं, ठीक है।
अब कैसा होता है, कई बार एक आलू तो बहुत कम पड़ जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, मल्टीपल आलूओं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे सीरीज में ऐसे मल्टीपल आलू लगाते हैं, ठीक है, और उनके थ्रू फिर कनेक्शन बनाते हैं। तो क्या हो जाता है उसमें, फिर ऐसे एलईडी लाइट जलाते हैं तो वो एलईडी लाइट ग्लो करने लगती है। देखा है किस आपने कभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो नहीं। मैं एक बार देखते हैं, अगर यूट्यूब पे अगर आपको मिलता है तो, ठीक है, एक बार यहाँ पे मैं डालता हूँ लेमन बैटरी, राइट। इसके इमेजेस देख लेते हैं, पूरा वीडियो वगैरह दिखाने में तो टाइम लग जाएगा। राइट, तो इसमें कैसे करते हैं, ऐसे ये वाला एक सिंपल सा डिजाइन है, ऐसे लेमन या पोटैटो वाला। तो उसमें ऐसे दो अलग अलग मेटल लेने पड़ते हैं, ठीक है, जैसा आपको कलर से दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये अलग अलग मेटल्स हैं। एंड हर एक लेवल में उनको लगा देते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो सीरीज में लग जाए, और फिर एक एलईडी लगाएंगे तो वो एलईडी जलने लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस चीज को अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मेटल स्ट्रिप, ठीक है, मेटल स्ट्रिप व्हेन डिप्ड, ठीक है। अब इसमें मैं एक छोटा एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। डैनियल सेल एक पर्टिकुलर टाइप का सेल हो गया, ठीक है। तो उसी को मैं एलैबोरेट करके दिखा रहा हूँ। मेटल स्ट्रिप व्हेन डिप्ड in a solution of its ions can undergo a process of oxidation or reduction, ठीक है। तो जब हम लोग एक मेटल के इलेक्ट्रोड को, ठीक है, से M इज द मेटल, ठीक है, एंड ये M प्लस उसके आयंस का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें से डिप करेंगे तो क्या होगा, मेटल can show a tendency to either undergo oxidation or undergo reduction, ठीक है। metal can show a tendency to either, ठीक है, to undergo either oxidation, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा तो फिर कैसा रिएक्शन लिखना रहेगा आपको, metal is giving metal plus aqueous plus electron, एंड रिडक्शन में मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन, जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और M प्लस बना देगा, ठीक है। अब अगर मैं दो ऐसे
डिफरेंट मेटल्स चूज करूं जिसमें से एक को इलेक्ट्रॉन देने का मन हो रहा है, ठीक है। अब देने का मन मतलब क्या हो गया, ठीक है। देने का मन, ये तो मैंने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब जस्ट जनरल भाषा में बोल दिया, ठीक है। पर जो एलिमेंट होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके आयन की हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एनर्जी, इन सब का कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिसाइड करता है कि कौन सा मेटल कैसी टेंडेंसी शो करेगा, ठीक है। तो जनरली कैसा होता है, जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कैसे मेटल्स होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इनके जो आयंस होंगे, एक्चुअली इनके जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, उनके साथ में क्या होता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि उनके मेटल्स को इलेक्ट्रॉन देना ही होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा रिलेटिव टेंडेंसी है, ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव टेंडेंसी, ठीक है, we can choose a combination of metal and metal ion where one gives electron and other accepts electron, ठीक है। तो उसमें ही एक सबसे सिंपल, सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन हो जाता है जिंक एंड कॉपर का, ठीक है। तो यहां पर नोटिस करना, इसको हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल, ठीक है। तो ये एक नाम है इस पर्टिकुलर सेल का, डैनियल सेल, विच इज made up of zinc and copper dipped in their respective electrodes, in their solution, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्व करना, लेट से आप ऐसे एक लेमन ले रहे हो, ठीक है, एंड लेमन के अंदर आपने यहां पर जिंक का रॉड लगा दिया, ठीक है, एंड इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, एंड आपने यहां पर बीच में वायर लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें हो ये रहा है कि जिंक जो है, ठीक है, जिंक गोज टू जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिंक और कॉपर में जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। मुझे कैसे पता है ये मुझे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से पता है, ठीक है, आपको नहीं पता होगी अभी,
ठीक है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिंक और कॉपर में जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, एंड कॉपर की आयंस क्या करेंगे, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कॉपर एटम बना देंगे। तो कैसा हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से जिंक के रॉड के तरफ से कॉपर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर आयंस मूव कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर अंदर जो लेमन के अंदर आयंस होंगे वो मूव कर रहे होंगे ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक लेमन बैटरी का एग्जांपल। अच्छा, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है, इसका अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ये ओवरऑल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2+, ठीक है, इन दोनों को हाफ रिएक्शंस को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर। ये मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो अगर मैं ऐसा ही करता कि जिंक का मेटल लेता और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालता, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो सेम रिएक्शन हो रहा होता, ठीक है, जिंक प्लस कॉपर 2+, इसके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, तो ये रिएक्शन होने पर क्या होता है, जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो कम होने लग जाता है, और जो जिंक की रॉड है उसके ऊपर ऐसे रेडिश कलर का कॉपर डिपॉजिट होने लग जाता है ना। तो इसमें भी ये रिएक्शन होता है। अब सेम ही रिएक्शन दोनों केस में हो रहा है, बट मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, दिस इज अ पुअर डिजाइन ऑफ सेल, दिस इज अ वर्किंग डिजाइन ऑफ सेल, ठीक है। पुअर की जगह मैं इनफैक्ट बोल देता हूं नॉट वर्किंग, ठीक है, ज्यादा क्लियर रहेगा, नॉट वर्किंग डिजाइन ऑफ सेल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एज अ सेल, दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ सेल। ऐसा क्यों, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा, दोनों में सेम ही रिएक्शन हो रहा है, सेम रिडॉक्स रिएक्शन दोनों में हो रहा है, सोचो, कुछ तो सोचो, बताओ, जैसे टास्कन कुछ तो बताओ, प्रतीक, दर्शना, भूषण, और कौन कौन आया आज, रंजीत है, सविता है, ये सब रेगुलर ही हैं अभी अपने, सूरज भी रेगुलर है, सफीरा आज नहीं आई है। सफीरा आप पहले आते थे क्या क्लास में, ऐसा लग रहा है आपका नाम मैं बहुत टाइम बाद ही देख रहा हूँ। बताओ बताओ, कोई तो कुछ सोच के बताओ मुझे कि ये लेफ्ट वाला वर्क नहीं करेगा एज सेल, और राइट वाला, मतलब ये लेफ्ट वाले में अगर मैं मान लो ऐसे एक वायर लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर बल्ब लगा दूंगा और यहाँ सोल्यूशन में दूसरा वायर लगा दूंगा, ठीक है, तो ये बल्ब मेरा ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन होना होगा वो इधर ही हो जाएगा, जो ये सरफेस है यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो जाएगा, वो एक्सटर्नल वायर के थ्रू जाएंगे ही नहीं। समझ में आया? ये जो जिंक की रॉड है और कॉपर सल्फेट है, वो द रिएक्शन happens inside the solution only, ठीक है, inside the solution at the surface of metal, ठीक है, वहीं पर रिएक्शन हो जाएगा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो वाया एक्सटर्नल वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो ही नहीं करेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो हमारा डिजाइन रहेगा, इसमें हम लोगों ने क्या करा, इसमें, ठीक है, हम लोगों ने ये डिजाइन इस तरीके से करा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करने लग गए, दोनों तो हाफ। लेमन हाँ बोलो। लेमन के अंदर नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? हाँ, सो हमने क्या करा यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन हाफ है, ठीक है, और रिडक्शन हाफ है, दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, इसमें डेफिनेटली समटाइम्स सम रिएक्शन यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा रिएक्शन यहां पर भी हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये वर्क कर रहा है, बट ये प्रॉपर अच्छा डिजाइन नहीं है अभी भी, ठीक है, क्योंकि आपका एकदम सही डाउट आया कि ये जो डिजाइन है इसमें लेमन के अंदर भी जो आयंस हैं वो अंदर के अंदर रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका एकदम सही डाउट है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने एक और बेटर डिजाइन बनाया, ठीक है। तो मैं यहां पर ये चीज लिख देता हूं, ठीक है, दिस डिजाइन वर्क्स, ठीक है, एज वी आर एबल टू गेट सम half reactions, ठीक है, we are able to get some half reactions done separately, ठीक है। एनोड का रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन एक तरफ हो रहा है और रिडक्शन का रिएक्शन दूसरी तरफ हो रहा है, तो उसमें which helps to get electron flow through external wire, ठीक है। however, ठीक है, ये डिजाइन बेस्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, however this design is not the best, however this design is still not good। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, अब हम लोग इस चीज को ओवरकम करने के लिए एक बेटर डिजाइन क्या करेंगे, तो हम लोग लेंगे जिंक का मेटल, ठीक है, और उसको डालेंगे जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है, जिंक 2+ आयंस के सोल्यूशन में, ठीक है, चाहिए तो जिंक सल्फेट सॉल्ट ले लो, ठीक है। एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड को अलग से लेंगे, अलग कंपार्टमेंट में रहेंगे और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में
डालेंगे, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखेंगे और अब यहां पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब लगा देंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा होगा, ठीक है, जिंक जिंक 2+ आयंस में जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसकी ऐसे यहाँ पर रॉड के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी रहेगी, ठीक है, नेगेटिव पोलैरिटी रहेगा, ठीक है, एंड राइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एनोड, ठीक है, एनोड वो है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ये मत सोचना कि एनोड पॉजिटिव होता था कैथोड नेगेटिव होता था, वो डेफिनेशन में चेंज करने वाला हूं अभी, ठीक है, एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो ये आपका एनोड रहेगा एंड यहां पर कॉपर 2+ आयंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जो कि वायर के थ्रू अंदर सोल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है, दिस विल बी अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसकी पोलैरिटी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी रहेगा, जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना कि अभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं है ना, ये तो कनेक्ट हुए ही नहीं, अभी सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, तो अब ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं एक स्पेशल डिवाइस जिसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होता है, तो ये आयंस अब हमारा सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मान लो इसके अंदर जो सॉल्ट है वो KNO3 है, ठीक है, KNO3 सॉल्ट डाल दिया, पोटेशियम नाइट्रेट, तो क्या होगा यहां पर आप ऑब्जर्व करना, एनोड की साइड पे NO3- आयंस ट्रैवल करेंगे, क्यों नेगेटिव आयंस क्यों ट्रैवल करेंगे इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जिंक 2+ आयन सोल्यूशन में ज्यादा आते जा रहे हैं, सोल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, तो वो सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयंस सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज की कमी होती जा रही है, क्योंकि कॉपर 2+ आयंस तो कॉपर बनकर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर K+ आयंस आना शुरू हो जाएंगे, तो अब आप देखना कि मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है, कैसे, ये जो मेरा एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल बोल रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, यहाँ लेफ्ट से राइट, एनोड से कैथोड, ठीक है, तो जो मेरा करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट रहता है, ठीक है, हम लोग ये कन्वेंशन मानते हैं, आप लोगों ने अभी शायद पढ़ा नहीं होगा, बट नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है वो करंट का डायरेक्शन होता है, या जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है,
तो यहाँ एक्सटर्नल पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और ये जो इंटरनल पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल पार्ट बोल देते हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है आयंस की हेल्प से, ठीक है। और इसमें अब कैसा हो रहा है, जो मिक्सिंग नहीं हो रही है सोल्यूशन की, ठीक है, जो प्रॉब्लम लेमन वाले केस में आ रहा था, इसमें अलग से ये सॉल्ट ब्रिज हमें सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है, और ये आयंस छोड़ रहा है। अब इसमें आप नोटिस करना, नेगेटिव आयंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन रहेगा ना, और पॉजिटिव आयंस जिस डायरेक्शन में जा रहे होंगे उस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। समझ में आया? तो मेरा करंट इसमें कैसे जा रहा है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, राइट से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट में आया, फिर लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट में गया, और ये मेरा करंट इस तरीके से फ्लो होता जा रहा है। समझ में आया? तो ये मेरा सर्किट पूरा बन गया। और अब यहाँ पर अगर आप बीच में बल्ब लगा दोगे तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये मेरा एक बेटर डिजाइन होता है जो हमें समझ में आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल का डिजाइन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, ये डिजाइन समझाने में मुझे आपको 10 मिनट लगे। क्यों लगे? क्योंकि मुझे इसकी बहुत प्रैक्टिस है, पर आप लोगों को इस चीज का नॉलेज तभी दिमाग में फिट बैठेगा जब आप खुद इस डिजाइन को अपने तरीके से समझ लोगे और किसी और को समझाने लग जाओगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसकी वर्किंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे एक बार रिकैप करूंगा, देखूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा और देखेंगे आप कितना आंसर कर पाते हो। पहले आप मुझे इतना बता दो कि इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये पार्ट आपका दिक्कत भरा तो नहीं है ना? इसमें आपको चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ठीक है, लेट मी आस्क दोज क्वेश्चंस। एक एक करके यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इन गैल्वेनिक सेल ठीक है, इन गैल्वेनिक सेल एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल सर्किट current flows due to electrons और ions। क्या आंसर रहेगा?
एक्सटर्नल पार्ट में जैसे हमने नोटिस किया, करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। और इंटरनल पार्ट में किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? आयंस की वजह से। अच्छा, ठीक है। अब मुझे यहां पर बताओ, इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है, पहले एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से कहां जाता है? करंट फ्लोज फ्रॉम विच साइड टू विच साइड? एनोड या कैथोड, या कैथोड टू एनोड? ठीक है, चाहिए तो ये मैं जूम आउट कर देता हूं और आप लोग देख के मुझे बताओ। कि करंट कहां से कहां जा रहा है? बताओ भाई, देख के। डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है मैंने। एक्सटर्नल पार्ट में करंट जा रहा है कैथोड से एनोड। हाँ, सही जवाब है भूषण आपका, करंट के बारे में। और इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड से कैथोड में। ठीक है, अच्छा, ये तो चलो हो गया आपका एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे इंटरनल सर्किट में। इंटरनल सर्किट में करंट फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? ठीक है, इंटरनल सर्किट का आंसर दो मुझे। इंटरनल सर्किट में करंट कहां से कहां जा रहा है? एनोड टू कैथोड। दिख रहा है आपको? एनोड टू कैथोड, है ना। एनोड से कैथोड जा रहा है। और ये किसकी वजह से जा रहा है? बिकॉज आयंस की वजह से। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सॉल्ट ब्रिज के जो कटायंस हैं, ठीक है, यहाँ पर देखना, बिकॉज सॉल्ट ब्रिज के जो कटायंस हैं वो किस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं? माइग्रेट टूवर्ड्स विच साइड? एंड सॉल्ट ब्रिज के जो अनायंस हैं वो किस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं? ये देख के बताओ मुझे। बिकॉज सॉल्ट ब्रिज के कटायंस किस तरफ माइग्रेट कर रहे हैं?
बताओ बताओ, देख के बताओ, तुम्हारे सामने डायग्राम है। कैथोड। हाँ, कटायंस जा रहे हैं कैथोड की तरफ, एंड अनायन जा रहे हैं एनोड की तरफ। ठीक है, तो आपसे फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान है, पर उस स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे जो इसका रट्टा मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि गलती से कैथोड एनोड में कंफ्यूजन हुआ, आंसर गलत। तो इसमें आप रट्टा मारने की कोशिश मत करना कि बैठ के स्टेटमेंट्स का रटना शुरू कर दिया। आप ये जो सेल है इसकी वर्किंग को समझो अच्छे से। ठीक है, इसका डायग्राम, और समझने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, किसी और को समझाओ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज को आज क्लास के बाद में पढ़ना। जैसे मान लो आपको किसी को लेक्चर देना है, किसी को खुद को समझाना है कि ये सेल आखिर वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, और इसमें ये सेल वर्क करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर वाली साइड पे रिडक्शन होता है। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि ये मान के चलो। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जिंक और कॉपर की नेचर के ऊपर है। ठीक है, जिंक और कॉपर में रिलेटिव, जिंक जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसलिए जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कॉपर पर फिर रिडक्शन होता है। बस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद आप ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन खुद से किसी और को समझाने की कोशिश करना कि अच्छा इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएंगे, करंट ऐसे ऐसे जाएगा, सॉल्ट ब्रिज ऐसे वर्क करेगा और हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन आप लोग नोट करना कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहला फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज हटा दूंगा तो सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा ना। ठीक है, अच्छा सॉल्ट ब्रिज है क्या, अच्छा सॉल्ट ब्रिज के लिए मैं एक बार क्विकली वो डेफिनेशन लिख देता हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या है। सॉल्ट ब्रिज इज अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब which contains or which is filled with, you can say, which is filled with gel and an electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया आपका सॉल्ट। तो जेल क्यों डालेंगे, जेल इसलिए डालेंगे ताकि वो आयंस को फ्लो करने के लिए मीडियम मिल जाए। ठीक है, आयंस को फ्लो करने के लिए मीडियम मिलेगा तो ही आयंस इधर उधर जा पाएंगे ना।
तो जेल से फिल कर देते हैं एंड उसमें सॉल्ट डाल देते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है, दूसरा होता है कि इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेगा आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये मैंने आपको एग्जैक्टली यही चीज अभी यहाँ पे बताई थी कि सॉल्ट ब्रिज के कैटायंस और एनायंस किधर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेन्स न्यूट्रलिटी हाउ, तो इसमें कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस करना एनोड पे क्या हो जाता है, एनोड पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हो जाएगा, एनोड at anode more zinc 2+ ions in solution get neutralized by anions from salt bridge, ठीक है। एंड ऐसे ही कैथोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर 2+ कम हो जाएगा, ठीक है। मान लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर 2+ कम हो गया, तो सल्फेट आयन ज्यादा हो गए ना, नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए, तो वो नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से कैटायंस आना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क था, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या था, इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। जो मैंने पहले बताया था कि लेमन या पोटैटो डाल दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कुछ पार्ट ऑफ रिएक्शन तो इलेक्ट्रोड पर ही होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन एंड यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट समझना, मिनिमाइजेस, ठीक है, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो एक फैंसी वर्ड यूज कर दिया मैंने, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। अब इसमें आप क्या बोल सकते हो कि आपको ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। इसमें आप ऐसा मान के चलो कि इन सिंपल टर्म्स दिस इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ द सेल। तो जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल नोटिस किया था कि लेमन बैटरी या पोटैटो बैटरी में ऐसे सीरीज में क्या होता है, 3-4 लेमन लगाने पड़ेंगे, तब जाके इतना पोटेंशियल आ पाएगा कि एक छोटा सा एलईडी बल्ब जल सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इसमें वो सेम पोटैटो या सेम लेमन के अंदर ही दोनों रॉड्स लगाई हुई है। बट अगर मैं सॉल्ट ब्रिज वाला सेटअप यूज करता हूं, ठीक है, तो उस केस में मुझे एक सेल से ही काम चल जाएगा और मेरा बल्ब जलने लग जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें जो हाफ रिएक्शंस है वो दोनों अलग अलग जगह ही हो रहे हैं, मिक्सिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। ये समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करना, ये जो सॉल्ट होता है सॉल्ट ब्रिज का, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं चूज करा जा सकता है, ठीक है। सॉल्ट
present in salt bridge should be such that it does not form precipitate. It does not form precipitate with other ions. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सॉल्ट ब्रिज में ना मैं कोई ऐसा सॉल्ट नहीं यूज करना चाहूंगा जो कि जिसके आयंस प्रेसिपिटेट बनाने लग जाए। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर मैं ऐसे पोटेशियम सल्फेट नहीं यूज करना चाहूंगा, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट हो सकता है कि यहाँ पर जाके जिंक के साथ में सल्फेट आयंस प्रेसिपिटेट बना दे। ठीक है, तो मैं या ऐसा कोई क्लोराइड नहीं यूज करना चाहूंगा कि वो क्लोराइड आयंस जाके प्रेसिपिटेट बना दें। तो वो क्या होगा कि यहाँ पर जो ओपनिंग है सॉल्ट ब्रिज की, जहाँ पर ये खुलता है वहां पर वो ऐसे प्रेसिपिटेट बना देंगे तो वो चोक हो जाएगा, फिर मेरा सेल काम ही नहीं करेगा। तो मुझे ऐसे सॉल्ट्स नहीं करने हैं, ऐसे सॉल्ट्स या ऐसे आयंस यूज नहीं करने हैं जो दूसरे आयंस के साथ में प्रेसिपिटेट बना दे। ठीक है, मुझे ऐसे भी आयंस यूज नहीं करने हैं जो कि खुद इलेक्ट्रोड पे जाके रिएक्शन करने लग जाए। ठीक है, डज नॉट undergo reaction at electrodes, does not undergo reaction at electrodes। पता पड़ा हमें जिंक को ऑक्सीडाइज करना था और कॉपर को रिड्यूस करना था, ये हमारा पर्पस था। अब पता पड़ा कि सॉल्ट के आयंस वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने लग गए, तो वो भी हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए कि हमें सॉल्ट ब्रिज के आयंस रिएक्ट करें। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक और रहेगा, दैट आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी या स्पीड बोल लो आप, ऑफ cations एंड anions शुड बी सिमिलर। ठीक है, इन दोनों का जो स्पीड है, जो ये सॉल्ट ब्रिज के cations anions हैं, ठीक है, इनका स्पीड थ्रू द जेल जो रहेगा अंदर वो सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो K प्लस आयन है वो तो फटाफट भाग गए और NO3 माइनस आयन धीरे धीरे जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी गड़बड़ हो जाएगा, उससे भी सेल के अंदर इनएफिशिएंसी आना शुरू हो जाएंगी, हमारा स्मूथ फ्लो रुक जाएगा। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हमारा एक काफी अच्छा सेल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the construction and working of a galvanic cell। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछो कि ये गैल्वेनिक सेल काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसमें नोटिस करो कि ये तो मैंने एक सिंपल सेल आपके सामने लिखा है। ठीक है,
अब कई बार कैसा होता है, you might come across different types of cell. तो वो different types क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो भी मैं आपके साथ में अब आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलो जब तक मुझे ये 5-6 क्वेश्चंस के आंसर करके दो, ठीक है, जब तक मैं आपको अगले टॉपिक के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस का मुझे आंसर करके दो बेस्ड ऑन अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है। अरे बाप, ये आया, पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया? डी फॉर दिल्ली, राइट? ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन का? या पोरस डिस्क क्या होता है? पोरस डिस्क मैं आपको बता देता हूँ। पोरस डिस्क मतलब हो गया, हो ये इस तरीके से हो गया कि मतलब ये एक हाफ सेल है और ये एक दूसरा हाफ सेल है, ठीक है। अब इनमें सॉल्ट ब्रिज लगाने की जगह बीच में एक ऐसे पोरस डिस्क लगा दी जिसके थ्रू सिलेक्टिवली आयन इधर उधर जा सके, ठीक है। कोई सब पर्टिकुलर आयन ही जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सब आयन जा सकता है, तो इसे पोरस डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो करते हैं, आयंस फ्लो करते हैं, ठीक है। तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट आयंस present in the half cell flow through the porous disc to maintain neutrality on both the sides, ठीक है।
पर पोरस डिस्क से भी ज्यादा अच्छा डिजाइन होता है। पोरस डिस्क से भी ज्यादा अच्छा डिजाइन होता है सर सॉल्ट ब्रिज का। हाँ बोलो। हाँ, पूरा डिस्क से वो सर्किट ही पूरा होगा ना सर? नहीं नहीं, हो जाएगा। पोरस जैसे आप ये मान के चलो, जो लेमन बैटरी था या पोटैटो बैटरी था, उसमें भी क्या हो रहा है कि आयंस फ्लो कर रहे हैं इधर उधर ना। तो यहाँ पर भी ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है। अब ये सॉल्ट ब्रिज की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं, सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर एक पोरस डिस्क लगा रहा हूँ। ठीक है, और इस पोरस डिस्क के थ्रू सिलेक्ट आयंस लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। तो ओके। ये भी हमारा सेल को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट कर देगा, पर it won't be something which will be a better design. ठीक है, तो अभी आप ऑब्जर्व करना, बेस्ड ऑन आर अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए। उप्स, ये वाला। तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं, इसमें डी पोरस, सर। ये एक्चुअली इसमें पोरस प्लेट ही बेटर आंसर रहेगा, क्योंकि कैथोड एनोड और आयंस तो हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि पोरस प्लेट हर बार रहे, हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी लगा सकते हैं ना। बाकी कैथोड एनोड और आयंस तो हमेशा कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। बी। बी फॉर बॉम्बे। हाँ। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ एकदम सही है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का। बी। नहीं, सॉल्ट ब्रिज अगर मैं हटा दूंगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना, मतलब सेल काम ही नहीं करेगा फिर। सॉल्ट ब्रिज अगर मैंने यस हटा सर। दिया तो फिर सेल काम ही नहीं करेगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस फिर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, छठा वाला अभी छोड़ दो। छठा वाला एक्चुअली समथिंग जिसके लिए आप लोगों को एक बार सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी आई थिंक इतना आप लोगों को क्लिक कर रहा है, स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर अब आपको थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो अब इसमें लेट मी इंट्रोड्यूस
टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहां पर अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें थोड़े से वेरिएशन सब आपके सामने आएंगे। अभी तो मैंने क्या करा था, आपके सामने सबसे सिंपल एग्जांपल ड्रॉ करके रखा था, विच वाज कैसा था? एक मेटल लिया था और उसको मेटल के आयंस में डिप कर दिया था। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेटल आयन। ठीक है, या फिर उसका एक और नाम होता है मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पर ऑब्जर्व करना। मेटल का रॉड लिया और उसको मेटल के आयन के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रोड एज एनोड भी बिहेव कर सकता है या कैथोड भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा दिखेगा यहाँ पे ऑब्जर्व करना। मेटल जाएगा मेटल प्लस में प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा। रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा? M प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, फिर हो सकता है नॉन मेटल्स के लिए, तो नॉन मेटल्स के लिए गैस आयन इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड कैसे रहते हैं वो आप यहां पर ऑब्जर्व करना। तो इसमें कैसा रहेगा? जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है कि लेट से यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है। ठीक है, और उसी का आयन, ये H प्लस एक्वस आयन का सोल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, एंड यहाँ पर एक इनर्ट इलेक्ट्रोड से प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बबल हो रही है, तो क्या होगा? ये प्लैटिनम का जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके लिए ऑब्जर्व करना, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसको इनर्ट बोल रहा हूँ, बट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। सो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन कैसा रहता है? इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर रिएक्शन। ठीक है, जो कैटलिस्ट, जैसा हमने ऑब्जर्व किया था ना केमिकल काइनेटिक्स में कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर रिएक्शन होते हैं, तो ये एक्चुअली कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है कि इसकी सरफेस पे रिएक्शन होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर बाहर ले जाना है तो उसमें भी ये इनर्ट इलेक्ट्रोड हेल्प आता है। अब यही चीज पे अगर मान लो एनोड है, ठीक है,
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे नोटिस करना, H2 गैस विल गो इनटू 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +1 स्टेट में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट, जैसे यहाँ ऊपर हो रहा था, ये 0 से +1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर +1 से 0 जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यही चीज अगर कैथोड की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, और वो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, जो ऊपर लिखा है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, 2H plus aqueous plus 2 electron is going to give you H2 gas। ठीक है, हाइड्रोजन +1 से 0 जा रहा होगा। ये समझ में आया? तो एक बार अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करो कि इस सिनेरियो में, ठीक है, इस केस में अब हम लोग, अगर मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप उसका रिएक्शन लिख पाते हो क्या? ठीक है, चलो मैं एक बार आपको देता हूं कि मान लो क्लोरीन गैस है। ठीक है, ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ये क्लोरीन गैस है एंड यहाँ पर Cl- आयंस है अंदर। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम का। ठीक है, तो मुझे लिख के बताओ कि अगर ये एनोड की तरह कर रहा होगा तो क्या रिएक्शन होगा, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, एक कोशिश करो अपनी तरफ से। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कैथोड पर रिडक्शन होना चाहिए। Node में 2Cl minus plus 2 electron gives Cl2. 2Cl minus plus 2 electron is giving Cl2। पर यहाँ पर आप देखो ना, गड़बड़ क्या हो गया, क्लोरीन -1 से, हाँ नहीं नहीं एक्चुअली ये आपने सही करा कि क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आएंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। समझ में आया? Yes, sir. और कैथोड पर क्या होगा, इसी का ऑपोजिट, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स
is going to give you 2Cl minus aqueous, है ना? ये समझ में आया? इसमें क्लोरीन 0 से -1 जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड हो गया। अब एक और टाइप का इलेक्ट्रोड देखना, विच इज कॉल्ड एज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंट रहेगा फ्रॉम मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। मैं दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगा, बट एक बार पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ। तो इसमें कैसा रहेगा, मेटल रहेगा, से मान लो Ag मेटल है, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसके इनसॉल्युबल सॉल्ट की कोटिंग रहेगी, ठीक है, कोटिंग ऑफ AgCl सॉलिड, ठीक है। आप AgBr भी ले सकते थे, आई डोंट माइंड। एंड ये किसमें डिप्ड रहेगा, दिस विल बी ऑल डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। जो अनायन है सॉल्ट का, उसके सोल्यूशन में ये डिप्ड रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें आप ऑब्जर्व करना, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसमें रिएक्शन, ठीक है, विल नॉट बी इन दिस मैनर, Ag प्लस और Ag सॉलिड इज गिविंग Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री Ag प्लस नहीं होता, ठीक है। ये मेटल आयन नहीं है, ये अलग है। इसमें होगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस will give you AgCl solid plus इलेक्ट्रॉन। ये आपका करेक्ट रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर 0 से +1 की स्टेट में जा रहा है, पर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली कैथोड पर, ठीक है, इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, AgCl solid plus इलेक्ट्रॉन will give you Ag solid plus Cl minus, ठीक है। सिल्वर +1 से 0 जाएगा इस तरीके से, ये इसका करेक्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज नोट करना बहुत अच्छे से, द रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, उससे अलग ही है ये। ऐसा मत कर देना कि ये सेम है, ठीक है। अभी समझ में आया आपको? अब इसमें एक और रहता है जिसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। बस ये एक और टाइप रहता है, चौथा टाइप, जिसको कहते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। इसके अंदर कैसा होता है, इसके अंदर जो भी रिएक्शन होना होता है वो सब सोल्यूशन के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी के अंदर Fe2+ आयन भी है और Fe3+ आयन भी है, सोल्यूशन के अंदर है। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम तो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करना है, ठीक है।
provides surface and helps in conduction. ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसका इतना ही काम है, बाकी जो रिएक्शन होने होते हैं वो सब सोल्यूशन के अंदर ही हो जाता है। अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये +2 से आयरन +3 चला जाएगा बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, Fe3 plus aqueous plus electron will give you Fe2 plus aqueous। यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, +3 से ये +2 में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ही रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप रहता है, सिंपल टाइप रहता है। ठीक है, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया है। अच्छा, अब आप इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस कैसे वर्क करते हैं। अब इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन मैं चूज कर लूंगा और उनको आपस में जोड़ दूंगा तो वो मेरा एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इन द हेडिंग कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका हो गया जिस तरीके से हम लिखना चाहेंगे एक सेल के रिप्रेजेंटेशन को। ठीक है, शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे हम इसको। अब इसमें कैसा रहेगा, वी विल बी ट्राइंग टू मिनिमाइज आवर एफर्ट। ठीक है, कम से कम एफर्ट में हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपका सेल वर्क करेगा, किस तरीके से सेल को आपको एक्चुअली यहाँ पेन और पेपर पे अपन लिख के बता सकते हैं। हर बार क्या मैं पूरा पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, जैसे मैं डैनियल सेल के लिखता हूँ, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था, फॉर डैनियल सेल वी कैन राइट रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा रहेगा, यहाँ पर नोटिस करना, जिंक सॉलिड, जिंक 2+ aqueous, कॉपर 2+ aqueous, कॉपर सॉलिड, ऐसे लिख दूंगा मैं। तो ये जो डैनियल सेल हमने बड़ा सा ड्रॉ करा था, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड उसमें हम लोगों ने फिर ये भी ड्रॉ करा था, ये भी लिखा था कि कैसा एनोड रहेगा, कैसा कैथोड रहेगा, एंड सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब ड्रॉ करा था। तो हम लोग उस केस में कैसे इनको डील कर सकते हैं वो आप ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करना। तो इसमें पॉइंट्स रहेंगे एक एक तरीके से। एनोड is written on left hand side and cathode is on right hand side। ठीक है,
एनोड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे कैथोड रहेगा। अ डबल वर्टिकल लाइन, ठीक है, अ डबल वर्टिकल लाइन represents salt bridge, ठीक है, जो डबल वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाया हुआ है हमने, ठीक है, दिस represents salt bridge। अब विद इन ईच साइड देखना आप, विद इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विद इन अ हाफ सेल, ठीक है, डिफरेंट फेजेस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, जो भी रहेगा, डिफरेंट फेजेस आर सेपरेटेड वाया सिंगल वर्टिकल लाइन, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये सिंगल वर्टिकल लाइन जो मैंने बनाई है वो क्या कर रहा है, सॉलिड और एक्वस को अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नोटिस करना, जो सेम फेज में रहेंगी स्पीशीज, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, वाइल स्पीशीज इन द सेम फेज आर सेपरेटेड यूजिंग कॉमा, ठीक है, फिर उनके बीच में वर्टिकल लाइन ही लगाते हैं। मतलब मान लो सोल्यूशन के अंदर दो स्पीशीज है, जैसे ये वाला अपना सेल था, इसमें Fe2 प्लस Fe3 प्लस दोनों है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, वो दोनों एक्वस फेज में ही है, तो मैं उनके लिए बस ये लिख दूंगा कि कॉमा डाल दूंगा उनके बीच में बेसिकली, ठीक है, सिर्फ इतना ही करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना, इसमें अगर हम लोग नोटिस करें, सो एक चीज ये रहेगी, द रिटन ऑर्डर, ठीक है, द रिटन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन a half cell represents the direction of reaction, ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना, ये लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 0 से +2 जा रहा है, एंड यहाँ पर ये +2 से 0 जा रहा है, ये रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ऐसा नहीं लिख सकता था कि कॉपर पहले लिख दूंगा और कॉपर 2+ बाद में लिखूंगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जिस डायरेक्शन में दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फिर दो और एडिशनल पॉइंट है, वो छोटे छोटे पॉइंट इस तरीके से हैं कि इन केस इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन केस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड तो क्या करा जाता है, सबसे लेफ्ट में अगर एनोड पर है, एट एनोड ये एक्सट्रीम लेफ्ट में उसको पुट कर देंगे, और अगर कैथोड पर है तो उसको
एक्सट्रीम राइट में शो कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला जो सेल था, ठीक है, गैस आयन वाला, तो इसमें क्या प्लैटिनम को शो करना होगा ना, तो प्लैटिनम अगर एनोड पे रहेगा तो सबसे लेफ्ट में शो कर देंगे, अगर कैथोड पे होगा तो सबसे राइट में शो कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स लेके और बताऊंगा इसको। ठीक है, तो आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी ये इस तरीके से रहेगा एंड एक और बस लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अगर हमें मेंशन करना होगा, ठीक है, सो दे आर मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स, ठीक है, अलोंग विद द स्पीशीज। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल रहेंगी। तो ऐसा करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में इनका एग्जाम्पल लेकर आपको ये रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं 4-5 एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को और डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आई होप ये वाला पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कि एक गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स रहेंगी वो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, कुछ डाउट वगैरह है, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? इफ नॉट तो फिर हम आज का सेशन क्लोज करें। ठीक है, चलो, ऑलराइट देन, थैंक यू गाइज।